मैं हूं विशाल। वोटिंग के बाद से ही हिमाचल में हर कोई नतीजों को लेकर अपने अपने हिसाब से गुणा गणित बैठा रहा है। किसी को बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है तो किसी को कांग्रेस सत्ता में लौटती दिख रही है। लेकिन जिनके चेहरे पर चुनाव लड़े गए उन्हें क्या फीडबैक मिल रहा है, उनके हिसाब से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यही समझने के लिए हम लगातार चुनाव में खड़े उम्मीदवार और बड़े बातचीत कर रहे हैं। अब तक हम आपको कई दिग्गजों की बातचीत सुना चुके हैं, लेकिन आज देखिए विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े चेहरे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा की एक्सक्लूसिव बातचीत। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और चुनावों की गहमा गहमी के बाद, उस भाग दौड़ के बाद अब किस प्रकार से दिनचर्या नेताओं की बीत रही है, लीडर्स की बीत रही है, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ठाकुर साहब, चुनाव संपन्न हो गए और एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल आपका, अब कैसे दिनचर्या बीत रही है, उसके बाद कैसे रिलैक्स कर रहे हैं खुद को? देखिए, अब तक सिर्फ इतना ही है कि बाहर जाना नहीं होता है, अन्यथा लोगों से मिलना जुलना, बातचीत और सारा चुनाव कैसे रहा, किस प्रकार से सारी चीजों को लेकर के हमारी कैंपेन रही और उसके बाद आकलन, ये सारी चीजें उसी तौर पे चल रही हैं। व्यस्तताओं के लिए तो मेरा शेड्यूल लगभग जैसे मेरा पहले रहता था, सुबह से शाम तक हम लोगों को जो भी मिलने के लिए आते हैं उनसे मिल रहे हैं, मिलकर के बात कर रहे हैं। हम जब बाहर लोगों से बात करते हैं तो फोकस लोग, मैक्सिमम लोग चर्चा कि इतनी सीटें आ रही है, ये आकलन, हर व्यक्ति का अपना अपना आकलन है। आपके पास भी ऐसे आकलन आ रहे होते हैं? आजकल तो चर्चा चली रहती है उन्हें। देखिए, आकलन तो आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं और लोगों ने बहुत बारीकी से पोलिंग बूथ वाइज बैठ करके आकलन निकाले हैं, असेसमेंट। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो आकलन भी एक आवश्यक है। सही परिणाम तो जब ईवीएम खुलेगी तब आएगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी अभी तक अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से जो सर्वे हुए हैं, जो आकलन हुए हैं, असेसमेंट हुए हैं, उसमें सभी में एक चीज तो बताई गई कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आंकड़े अलग अलग हैं थोड़े बहुत, और उसी तर्ज पर हम देख रहे हैं कि जो आकलन भी आ रहे हैं लगभग वो भी उसी तरह से उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं। तो बाकी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अब थोड़ा इंतजार करना है। थोड़ा इंतजार लंबा जरूर है लेकिन करना चाहिए। अब इस बार आपके लिए भी बहुत हेक्टिक था शेड्यूल, क्योंकि लंबी एक्सरसाइज थी। पहले लिस्ट निकालना कैंडिडेट्स की, उसके बाद फिर कैंपेन और पूरे स्टेट की कैंपेन देखना, एक नया एक्सपीरियंस भी था। कैसे ये सारी चीजें, कितना काम करना पड़ता था रात को दिन को? तो काम करने के लिए तो स्वाभाविक रूप से व्यस्तता तो रहती थी। हम रात को देर रात तक 12:30 बजे, 1 बजे, कई बार 1 बजे से भी लेट होते थे। सुबह 7 बजे फिर से काम में जुट जाते थे। लगभग पिछले 2 महीने से तो इस तरह का शेड्यूल रहा, लेकिन 4 महीने से हमारा कैंप, मतलब पूरा जब कार्यक्रम पूरे चले थे पूरे उसमें, तो उसमें शेड्यूल मेरा बहुत टाइट रहता था। हर रोज के कार्यक्रम होते थे। कोशिश की हमने, जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था वो करने की कोशिश की। अब इस बार भाजपा का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब लेकिन ये लगा कि भाजपा उस चीज का लाभ नहीं ले पाई बहुत अधिक तक, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप स्पष्ट पॉलिसी के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं, कैंपेन में जा रहे हैं। कांग्रेस में वो सब क्लियर नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा उस चीज को ज्यादा भुना नहीं पाई। नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है कि लोग आजकल बहुत कहने से लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। और खासतौर से पॉलिटिक्स को चुनाव के दिनों में तो बहुत बारीकी से सब लोग समझते हैं, इशारों में कई बातें उसको भी समझते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में डे 1 से क्लैरिटी थी, उस बात को लेकर कोई कंफ्यूज, इसलिए इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला भी। और कांग्रेस में क्योस अभी भी है और आने वाले समय में चुनाव के बाद भी ये रहेगा। और कहां क्या स्थिति बनती है वो सारी चीजें चुनाव के परिणाम आने का इंतजार करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में एक चीज को लेकर के हमारी पार्टी में क्लैरिटी, और उसके साथ हमारी पार्टी के नेतृत्व में केंद्रीय के स्तर पर हमको काम कैसे करना है, हमको कैंपेन कैसे करना है, उन सारी चीजों को लेकर के क्लैरिटी थी।
अब एक बात, शांता कुमार जी इलेक्शंस में कैंपेन नहीं कर रहे थे, उनकी कमी महसूस हुई? शांता कुमार जी ने कैंपेन में हिस्सा लिया लेकिन ज्यादा नहीं ले पाए। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, अब 87 की एज उनकी हो गई, उसके बावजूद भी वो सभाओं में आकर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद बैठकों में आकर के वो कार्यकर्ताओं से का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से इच्छा जाहिर की थी कि भी मेरी इच्छा तो थी कि मैं बाकी जगह भी जाऊं, लेकिन अब स्वास्थ्य इस तरह का नहीं है कि मैं जा पाऊं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जिस भी बात को लेकर के उनसे चर्चा की गई उस पर उन्होंने सकारात्मक अपना मार्गदर्शन करा, और जहां नजदीक के जो कार्यक्रम वहां पर जो किए जा सकते थे उन कार्यक्रमों में वो जाकर के गए भी। पालमपुर में वो बैठकों में गए, कार्यक्रम में गए, कांगड़ा में गए हैं, 2-3 जगह। अब एक और बात, मुझे 2017 के चुनाव याद आ रहा था। प्रवीण शर्मा जी उन्ना वाले, उनकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी मैनेजमेंट में, ये किसकी ड्यूटी कहाँ, कौन व्यक्ति कहाँ एक्सपर्ट है। वो भूमिका इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी को जरूर खली होगी, किस प्रकार से भूमिका करनी। देखिए, प्रवीण शर्मा की चुनाव की स्ट्रेटजी और सारी चीजों में उनकी भूमिका रहती थी, क्योंकि चुनाव लड़ाने का अनुभव उनको रहा है। उनकी कमी तो निश्चित बावजूद पार्टी के हमारे दूसरे साथी हमारे अच्छी तरह से कर रहे थे काम, अच्छा काम किया। बिल्कुल। भाजपा के राइवल्स की बड़ी चर्चा हो रही है कि बड़ी संख्या थी, क्या उनको मनाने में कहीं कुछ कमी रह गई, या फिर इतनी बड़ी संख्या, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक लगभग हम कह सकते हैं 20-21 जगह, दिक्कत झेलनी पड़ी बीच में? नहीं, देखिए, राइवल्स के रहने से, खड़े रहने से पार्टी को क्षति तो होती है। कितनी हुई है इसका आकलन तो चुनाव के परिणाम निकलने के बाद ही हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने बहुत जगह देखा कि दिमाग में फोकस करके एक ही चीज को रखा कि प्रदेश का विकास कौन पार्टी कर सकती है, कौन सरकार कर सकती है। केंद्र का नेतृत्व, नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा, डबल इंजन की सरकार, भाजपा का कमल का फूल, लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में यही चीजें मुझे लगता कि रजिस्टर हुई ठीक तरह से, और उसके कारण लोग वोट भी, यही चीजें वोट देने के लिए भी होंगी। अब अंत में जानना चाहूंगा परिवार को भी, क्योंकि अब काफी हेक्टिक शेड्यूल फैमिली का भी रहता है। हालांकि मैम तो हैबिचुअल हैं, पिछले इलेक्शन भी उन्होंने लड़े, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है ज्यादा कमान उनको संभालनी पड़ी। अगर बात करें, नहीं, देखिए, मेरे परिवार से राजनीति में कोई नहीं है। जब तक आचार संहिता नहीं थी तब तक के लिए रेड क्रॉस की कुछ जिम्मेवारी के तहत कहीं जगह कुछ जगह जाना होता था, लेकिन अपने क्षेत्र में जाकर के वहां पर रेड क्रॉस की एक्टिविटीज और उसके साथ साथ में कुछ साथियों को मिलना, हमारे संगठन के, उनसे मिलना जुलना होता था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और चुनाव के दिनों में पूरा समय वो कहीं गए नहीं, क्योंकि आचार संहिता थी। वो आप प्रदेश में होते थे, जरूर जो जिम्मेदारी थी वो मिली थी वो निभा रहे थे, तो ऐसे में घर में हो ही जाता है, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सही, एक प्रेशर फैमिली के ऊपर होता है कि चलो, प्रेशर चुनाव के दिनों में स्वाभाविक रूप से थोड़ा आस पड़ोस के सब साथियों के ऊपर भी होता है। हमारी पार्टी में जो काम करने वाले लोग होते हैं, परिवार के ऊपर भी होता है। कुछ चीजों को ऐसा होना चाहिए तो ये बेहतर तरीके से इस तरह से मैनेज करना चाहिए, इस तरह से देखना चाहिए, इन चीजों को लेकर के मन में भाव आते हैं। लेकिन मेरे परिवार की एक लिमिटेशन थी, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है, तो इसलिए उस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन उनका नहीं हो सकता था, और इसलिए हमने उसकी गरिमा, ये सारी चीज की गरिमा रखी भी, हमने कहीं भी इस तरह से किया भी नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ठाकुर हमारे साथ हैं, और अब जो हेक्टिक शेड्यूल, एक लंबा, जैसे उन्होंने बताया कि हम समझ सकते हैं पिछले 5 से 6 महीनों से लगातार बिजी शेड्यूल, और अब थोड़े थोड़े रिलैक्स के मूड में नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। अपना हिमाचल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी की जीत का भरोसा सिर्फ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ही नहीं है, बल्कि वोटरों के नब्ज समझने वाले और कई चुनाव देख चुके बीजेपी के दूसरे दिग्गजों को भी है। देहरा से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश धवाला न सिर्फ अपनी जीत 101% पक्की बता रहे हैं, बल्कि ये दावा भी कर रहे हैं कि रिवाज तोड़कर जयराम ठाकुर से ताज पहनने वाले हैं। चुनावी शोर थमने के बाद
जो जितने प्रत्याशी हैं वो अलग अलग कोई घरों पे रेस्ट कर रहे हैं, कोई बाहर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इस वक्त हम जो बीजेपी के प्रत्याशी रमेश धवाला हैं देहरा से, उनसे मिलने आए हैं और आज वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। सुबह से वो कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं डोर टू डोर। आइए उनसे जानते हैं कि आपका चुनावों के बाद कैसा, अभी रेस्ट कर रहे हैं कि लोग अभी आज तो देख रहे हैं आप मिल रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, 12 नवंबर के बाद आप रेस्ट पे थे कि कहीं कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे? पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। राजनीति में रेस्ट नहीं होती है, जो रेस्ट करते हैं वो फिर जनता का दिल जो है वो नहीं जीत सकते। इसलिए 12 तारीख के बाद जो जो हमारे कार्यकर्ता स्वर्गवास हो गए हैं उन पे घर पर जाकर के वो हम शोक प्रकट करने गए और कार्यकर्ता जो हैं वो उनसे अगर मिलते रहें तो उनका मनोबल भी बढ़ता है। इसलिए हम कार्यकर्ताओं के पास ही गए और जहाँ जहाँ ऐसे कोई हमारे लोग जो हैं इस संसार को छोड़ कर चले गए उनके घर पे हम शोक प्रकट करने जो है वो जा रहे हैं। आज भी 2-3 जगह गए हैं, आज शाम को भी अब फिर जाएंगे। तो इसलिए मैं बड़ा अच्छा और हमने पेपर अच्छे दिए हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मतलब जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं रमेश धवाला? 100%, 101% हमने काम किया है और लोगों ने हमारी सरकार की जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं उनका जो समाज में और जनता में जो लाभ मिले हैं उसके आधार पर ही लोगों ने मतदान जो वो किया है। कहा जा रहा था कि म्यूचुअल ट्रांसफर हुई है, रविंद्र सिंह रवि को देहरा से ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से रमेश धवाला को देहरा भेजा। क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा है चुनावों के बीच में? कोई म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं, मैं देहरा का ही रहने वाला हूँ, देहरा कंस्टिट्यूंसी का। ठीक है, मैं ज्वालामुखी वालों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 25 साल तक मैंने उस ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की सेवा जो है वो लोगों की और उस सेवा भावना से प्रसन्न होकर के लोगों ने ये आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद से ही देहरा में भी हमें जो हमारे लोग ज्वालामुखी थे वो भी कार्यकर्ता जो देहरा में आए और देहरा में उन्होंने काफ़ी गांव में पंचायतों में जा कर के लोगों में जा पार्टी का प्रचार प्रसार किया और उससे भी हमें 5-10% जो है वो वोट परसेंटेज वो बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार की माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याण की योजनाएं उसके कारण ही यहाँ पे देहरा में वो वोट जो है वो वोट अग्र करें तो पिछले कई वर्षों से इससे यहाँ वोट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा पड़ी है, तो इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आप आश्वस्त हैं, 101% की गारंटी दे रहे हैं आप? 101%। लेकिन जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जितने प्रत्याशी हैं जो मौजूदा कांग्रेस के हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सभी 32 हजार अपने वोट लगा रहे हैं कि हमें 32,000 वोट पड़े हैं। तो आप कितने क्रॉस कर रहे हैं? बात ऐसी है कि मैं तो ना मैं 32 बताऊंगा ना मैं 36 बताऊंगा, लेकिन जो रिजल्ट जो है वो 8 दिसंबर को सामने आ जाएगा। उनका 20,000 होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो है वो लोगों ने मुझे पास कर दिया है, लोगों ने मुझे आशीर्वाद आपको तो लोगों दिया। ने पास कर दिया। क्या जयराम सरकार को फिर बन रही है कि उसको भी पास किया है लोगों ने? बिल्कुल, जयराम की सरकार भी बन रही है। लास्ट 2-3 दिनों में जहाँ कोई कमी थी
और 2 दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे मंत्रिमंडल पर सेंटर के जो जितने मंत्रिमंडल के लोग आए उनका भी प्रभाव हुआ, जो जनता पर पड़ा। उन्होंने भी जो योजना है उनका सारी योजनाओं का, स्कीमों का जिक्र जो है वो लोगों के सामने किया, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे 5 लाख जो मरीजों को दिया जा रहा है उसका सारा व्याख्यान किया, और उसके कारण ही ये वोट ऑफ परसेंटेज जो वो बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस के पास ना लीडर है और ना स्टेट में है ना सेंटर में है, ये लीडरलेस पार्टी है, लीडरलेस पार्टी है। और आप कंपैरिजन करें, हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि जो है वो वर्ल्ड में एक छाप छोड़ी है। इनका पता नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जिसको जिम्मेवारी दी गई है उसकी भाषा ना बच्चों को समझ आती है ना बड़ों को समझ आती है। इसलिए यहाँ पे भी 3-4 मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, पता नहीं कितने जीतेंगे कितने नहीं जीतेंगे, ये तो निकट भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन मैं इतना आश्वस्त हूँ कि हम जीते हुए हैं, चाहे 10 वोटों से भी जीते, चाहे 10,000 से जीते, पर जीते हुए हैं, इतने हम आश्वस्त हैं। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे जो वर्कर हैं वो वर्कर जो हैं वो उनका 5 साल उत्पीड़न किया गया, उनके साथ अब बदले की भावना से कोई FIR कराई, को कई मुकदमे जो है इनके बच्चों पर चलाए। इसलिए मेरे जो मित्र हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये जीत जो है वो हम हजारों में जीतेंगे। मैं नहीं कहता कि 32,000, हजारों में जीतेंगे। इसलिए सारे का सारा श्रेय भी इनको ही जाता है। इनके ही सहयोग से ये सारा चमत्कार जो वो होने जा रहा है। मैं तो यहाँ से अनभिज्ञ हूँ, तो भाई वाकई नहीं, मुझे तो गांव का भी पता नहीं, लेकिन इनके सहयोग से काफ़ी हमारा जो है वो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 8 तारीख को इतना जो कह रहे हैं ना, मैं नहीं कहता भगवान के हाथ की बात है, लेकिन अपने आप ऐसी डींगा मारना वो गलत बात है। ये तो लोगों के हाथ की बात है, लोग बताएंगे किसको वोट दिया, किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, वो 8 तारीख ही पता चलेगा। इसलिए मैं आपका भी और देरा की जनता का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उनका मैं अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से और अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद जी। ये तो हमारे साथ थे बीजेपी के प्रत्याशी रमेश धवाला देहरा से, और कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक कर रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि जो राजनीति में जो बैठ गया वो समझो हमेशा सदा के लिए बैठ गया, और इस वक्त ये कह रहे हैं कि सुख दुख में ये कार्यकर्ताओं के बीच में रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता जो जिनकी डेथ हो गई है, उनके परिजनों से भी मिल रहे हैं लगातार, और जो कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जीत का जो वो कार्यकर्ताओं को जाएगा, क्योंकि पिछली बार से लेकर अभी तक उत्पीड़न जो इन कार्यकर्ताओं को होता है, इसलिए कार्यकर्ता ही जो बूथ स्तर तक रमेश धवाला को लेके गए और इस जीत के लिए आश्वस्त हैं। विश्व साकी, न्यूज़ 18 देहरा। चुनाव मैदान में खड़ा हर उम्मीदवार नतीजे आने तक यही दावा करता है कि जीत उसी की होगी, लेकिन जो मैदान में खुद खड़ा नहीं लेकिन कई चुनावों का अनुभव रखता हो, उनका क्या? तो आइए आपको एक ऐसे दिग्गज नेता की बात सुनाते हैं। ये दिग्गज है बीजेपी के महेश्वर सिंह। 1977 से अब तक कई चुनाव देख चुके महेश्वर सिंह को इस बार पहले कुल्लू से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया गया। नाराज होकर महेश्वर सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया था, लेकिन बीजेपी उन्हें मनाने में कामयाब रही और उन्होंने नाम वापस लेकर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। अब उन्हीं महेश्वर सिंह से सुनिए कि इस बार नतीजे क्या हो सकते हैं। इस वक्त हम कुल्लू सदर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह है, इनके घर पर है। सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से देखते सर इस बार का जो चुनाव था, अगर बात करें तो बड़ी मेहनत आपने की है, कैसा रहा ये? निश्चित रूप से
ये एक ऐसा चुनाव रहा कि जो चुनौती भरा रहा, क्योंकि जिस प्रकार से मेहनत हुई है, तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यहां हमको बढ़त मिलेगी। लेकिन ऐसा देखने में लगता है कि अधिकांश मतदाता चुप थे, कार्यकर्ता वोकल थे, और कार्यकर्ताओं ने भी जी जान लगाकर मेहनत की। एस्पेशली कुल्लू क्षेत्र में कहूंगा, क्योंकि मैं इसी कुल्लू क्षेत्र में सीमित रहा और कहीं नहीं गया, जाने का समय ही नहीं था, क्योंकि नया प्रत्याशी होने से कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो इसलिए मैंने उस कड़ी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, जैसे अपना चुनाव होता है वैसे लड़ा है। क्या लगता है सर, आपने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, खासकर अगर बात करें तो इस बार का चुनाव हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है तो खर्चा भी बहुत हो रहा है। आपने बहुत लंबे समय से राजनीति में आप है, बहुत सारे चुनाव आपने लड़े हैं, क्या फर्क नजर आता है? पहले बहुत सा खर्चा अपने कैंडिडेट पर भी पड़ता था, पर इस बार के चुनाव में मुझे लगता है ना केवल कुल्लू में, हर जगह पार्टी ने अच्छी मदद की है, अच्छी मदद की है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं लगातार खर्चा बढ़ रहा है। आपने चुनाव लड़ा है, पहले में खर्चा कितना होता था, अब बहुत खर्चा हो रहा है। क्या मानते हैं कि लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है खर्चे में? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पार्टी अपनी है, मुझे पार्टी की भी दर्द है, इसीलिए तो मैंने ये त्याग और तपस्या की, नहीं तो ये त्याग ना करता। तो मैं तो ये सुझाव दूंगा कि जिस प्रकार से मटेरियल आया वो बहुत था और वेस्टेज बहुत हुई है, तो इसको किस प्रकार से रोका जाए, आगे के लिए सोचना चाहिए। जितना पर्याप्त हो उतना ही देना चाहिए, और इसको मैनेजमेंट में भी मुझे लगता है सुधार लाने की आवश्यकता है। जो हम यहाँ के लेवल पर लगेंगे ऐसा सुधार हम यहाँ करना चाहिए, क्योंकि जब मैं बाद में देखा बहुत मात्रा में मटेरियल इधर उधर पड़ा था और मैंने उसको इकट्ठा करके रखा भी। क्या लगता है सर, आपने पहला चुनाव लड़ा था, कितना खर्चा उस वक्त हुआ था? धीरे धीरे अगर बात करें तो आपको लगता है कि नहीं खर्चा बढ़ रहा है लगातार? 1977 में मैं जब जनता पार्टी का पहला चुनाव लड़ा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक हलधर का निशान था उस पर। तो हलधर का निशान यहाँ पर गुप्ता जी थे, अंगोरा फार्म वाले, उन्होंने बनाकर लाए, उनको बड़ा शौक था, उन्होंने वो बनाकर स्टेंसिल कटवा के सब बना के दे दिया, और उन्होंने ही प्रिंट करवा के 20-30 हजार के पोस्टर दिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, कुल खर्चा 45 हजार हुआ। 45 हजार में मैं विधायक बन गया, और जैसे जैसे आगे बढ़े, अब तो लाख की बात नहीं, कई तो करोड़ों की बात कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इस बार आपका भी टिकट पहले हुआ था, फिर काटा गया, और कहीं ना कहीं परिवारवाद को बीच में लाया गया। आपको लगता है कि राजनीति में अब धीरे धीरे जो है बहुत सारी चीजें एक बदल रही है कहीं ना कहीं? इसमें मैं क्या, कई जगह तो अभी भी परिवारवाद है। चलो, जो पार्टी का निर्णय मेरे सिर माथे, और मैंने सहर्ष जब उसको स्वीकार किया है, तो अब इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परिवारवाद तो है, कई जगह हुआ, कहीं पिता को ना देकर पुत्र को दे दिया, तो उसी को तो परिवारवाद कहा था ना। पिछले चुनाव में कुछ और पॉलिसी थी, उस वक्त बागटा जी के पुत्र का भी तो निधन के बाद ही लड़े थे ना, यहाँ जीते जी गया। तो इन चीजों को एक तरफ से स्थिरता लानी चाहिए।